प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो स्पेशली 9th क्लास के संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की इस वीडियो में हम 29 सितंबर 2022 को जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है उसके प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आप परीक्षा दे चुके हैं और आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आज की परीक्षा में कितने ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैंने सही दिए हैं या कितने ऐसे प्रश्न हैं जो मुझसे गलत हो गए हैं। तो चलिए आपकी इस दुविधा को दूर करते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कुल 40 अंक की थी और समय सीमा 90 मिनट थी। सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य थे। कुल प्रश्नों की संख्या आपके प्रश्न पत्र में 23 थी। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक के जो प्रश्न थे वो एक एक नंबर वाले थे, यानी कि 1 अंक के थे। और प्रश्न संख्या 16, 17 और 18 प्रश्न पत्र के अंतर्गत ऐसे थे जो कि 2-2 नंबर के थे। प्रश्न संख्या 19, 20 और 21 3 ऐसे प्रश्न थे जो 3-3 नंबर के थे आपके। प्रश्न संख्या 22, 23 ये 2 ऐसे प्रश्न थे जो 5 अंक वाले थे। तो प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ करते हैं और इसके पश्चात आप स्वयं मूल्यांकन अपना कर पाएंगे कि आज की परीक्षा में आपके कितने अंक आने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक ऐसे प्रश्नों की थी जो कि बहुविकल्पिक थे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना था। सबसे पहला प्रश्न है वसंते सरसाहा के लसंती। वसंत ऋतु में रस से युक्त होकर क्या सुशोभित होते हैं? प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर है रसालः। दूसरा प्रश्न है तव आकर्ण्या इति पदे कः संधि विच्छेदा। इस प्रश्न का उत्तर है तव प्लस आकर्ण्या। प्रस्तुत पद में दीर्घ संधि है। तो दूसरे प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है लुब्ध्या बालिका कस्य फलम प्राप्तम। लालची लड़की को किसका फल मिला? इस प्रश्न का उत्तर है लोभस्य। तीसरे प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही होगा। सूर्यास्तः इति पदस्य विलोम पदम लिखत। सूर्यास्त इस पद का विलोम पद लिखें। इस प्रश्न का उत्तर है सूर्योदय। दूसरा ऑप्शन सही होगा। पांचवा प्रश्न है घटान कः रच्यति। घड़े कौन बनाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कुंभकारः। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा पांचवें प्रश्न का। छठा प्रश्न है सह इति उपपद योगे का विभक्ति। सह के योग में किस उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा तृतीया और ऑप्शन भी क्या होगा? तीसरा ही होगा इसका ऑप्शन भी सही। अस्मिन् संसारे कः अनश्वर। सातवां प्रश्न है ये हमारा। इस संसार में क्या है जो अनश्वर है? इस प्रश्न का उत्तर है परोपकारः। सातवें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 8 इंद्रः इति पदस्य प्राय पदम किम। इंद्र इस पद का प्रायवाची शब्द हमें बताना है। इसका सही उत्तर होगा शक्रः। आठवें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 9 यत्नेन किम संरक्षेद। यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है वृत्तम, यानी कि चरित्र। तो 9वां जो प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्। बालक कब खेलने के लिए चला गया था? इस प्रश्न का उत्तर है पाठशाला गमन वेलायाम। 10वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। तो बच्चों 1 से 10 तक तो ये ऐसे प्रश्न थे जो बहुविकल्पिक थे जिनके ऑप्शन हमें दिए गए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 से 15 की ओर। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकेन शब्देन अथवा शब्दद्वयेन लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में अथवा 2 शब्दों में लिखें। प्रश्न संख्या 11 है राम शब्दस्य तृतीया एक वचने। इस प्रश्न का उत्तर है रामेण। प्रश्न संख्या 12 बालक शब्दस्य चतुर्थी बहुवचने। इस प्रश्न का उत्तर होगा बालकेभ्यः। 13वां प्रश्न है लता शब्दस्य पंचमी द्विवचने। इस प्रश्न का उत्तर है लताभ्याम। प्रश्न संख्या 14 पठ धातु
लट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने। इस प्रश्न का उत्तर है पठन्ति। प्रश्न संख्या 15, भू धातो लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचने। इसका उत्तर है भवाम। प्रश्न संख्या 16 से 17, पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। पांचवी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जनः डैश बहि आगच्छति, और हमें शब्द दिया गया है ग्राम, तो ग्राम शब्द की पंचमी विभक्ति होगी ग्रामात्। जनः ग्रामात् बहि आगच्छति। 17वां प्रश्न है बालकः डैश बिभेति, और शब्द हमें दिया गया है सिंह। सिंह शब्द की पंचमी विभक्ति होगी सिंहात्। बालकः सिंहात् बिभेति। प्रश्न संख्या 18, कर्ता कारकस्य परिभाषां सोदाहरणं हिंदी भाषायां लिखत। कर्ता कारक की परिभाषा उदाहरण सहित हिंदी भाषा में लिखें। तो कर्ता कारक की परिभाषा क्या होगी? जो क्रिया को करने में स्वतंत्र हो उसे कर्ता कहा जाता है। उदाहरण क्या देंगे? रामः लिखति। प्रस्तुत उदाहरण में रामः शब्द कर्ता कारक है। 19वां प्रश्न है स्वर संधे परिभाषां सो उदाहरणम हिंदी भाषायां लिखत। स्वर संधि की परिभाषा उदाहरण सहित हिंदी भाषा में लिखें। हमें स्वर संधि की परिभाषा भी बतानी है व उसका उदाहरण भी लिखना है। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या है? जी हाँ, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन स्वरूप नया स्वर आता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। इसका उदाहरण लिखेंगे विद्या प्लस आलय विद्यालय। प्रश्न संख्या 20, अधोलिखितानां सूक्तीनां भावं हिंदी भाषायां लिखत। प्रश्न 20 में हमें दो सूक्तियां दी गई हैं जिनका भाव हमें हिंदी भाषा में लिखना है। तो सबसे पहली सूक्ति है एकः परोपकारः एवस्मिन् संसारे अनश्वरः। प्रस्तुत सूक्ति सेमुषी भाग 1 के पाठ कल्पतरु से संकलित की गई है। इसमें ये कहा गया है कि एक परोपकार ही है जो इस संसार में अनश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होता। कहने का भाव यह है कि संसार में प्रत्येक वस्तु नाशवान है, उसका कभी ना कभी अंत होना निश्चित है, परंतु परोपकार ऐसी वस्तु है जो मनुष्य की मृत्यु के पश्चात भी नष्ट नहीं होती। इसलिए हमें अपना संपूर्ण जीवन दूसरों पर उपकार करने में व्यतीत करना चाहिए, ना कि व्यर्थ के कामों में। दूसरी सूक्ति है अस्मिन् जगतिम प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति। ये सूक्ति भ्रांतो बालः नामक पाठ से ली गई है, जिसमें ये बताया गया है कि अस्मिन् जगति इस संसार में प्रत्येकम प्रत्येक व्यक्ति स्व स्व कार्य अपने अपने कार्य में निमग्नो भवति मगन रहता है या लगा रहता है। आपने भ्रांतो बालः वाला पाठ पढ़ा है और आपने देखा कि उस बालक को अपने साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं मिलता। वह चिड़िया से पूछता है, भंवरे से पूछता है, कुत्ते से पूछता है, प्रत्येक छोटे से छोटा जीव भी उसके साथ खेलने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं कि वे अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। इससे उस बालक को शिक्षा मिलती है कि संसार में कोई भी ऐसा जीव या व्यक्ति नहीं है जो अपने कार्य में व्यस्त ना हो। केवल वही है जो अपने समय को व्यर्थ कर रहा है। और यह सत्य जान लेने के बाद वह भी समय के महत्व को समझ लेता है और अपने स्कूल जाने का निर्णय ले लेता है। प्रश्न 21, अधोलिखितान् श्लोकान् पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत पूर्ण वाक्य लिखत। नीचे दिए गए श्लोक से प्रश्नों के उत्तर छांटकर पूर्ण वाक्य में हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। और श्लोक हमें कौन सा दिया गया है? जी हाँ, पहले पाठ का ही श्लोक है ये, प्रथम पाठ का। वहति मंदम मंदम सनीरे समीरे कालिंदा आत्मजायस स्वानीर तीरे नताम पंक्तिम अवलोक्य मधु माधवी नाम। पहला प्रश्न है समीरा कस्य तीरे वहति। समीरा यानी कि जो हवा है वो किसके किनारे पर बहती है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? समीरा कालिंद आत्मजायास स्वानीर तीरे वहति। दूसरा प्रश्न है केशाम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम निनाद्य।
किन की पंक्ति को देखकर वीणा बजाए? इस प्रश्न का उत्तर होगा मधु माधवी नाम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम निनाद्य। तीसरा प्रश्न है मंदम मंदम वायु कुत्र वहती? धीरे धीरे हवा कहाँ बहती है? मंदम मंदम वायु कालिंद आत्मजायास स्वान नीर तीरे बहती। प्रश्न संख्या 22 अधोलिखित श्लोकम पठित्वा सप्रसंगम व्याख्या कार्य। नीचे दिए गए श्लोक को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या करें। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। सबसे पहले हमें इस श्लोक का प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुषी भाग 1 में संकलित पाठ सुक्ति मुक्तिकम में से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में नीति शिक्षा से पूर्ण श्लोक दिए गए हैं। तो चलिए अब इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी कि प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए, तदेव वक्तव्यम वचने इसलिए ऐसे ही वचन बोलने चाहिए। कैसे वचन? जी हाँ, प्रिय वचने का दरिद्रता। और इस प्रकार के वचनों को बोलने में कैसी कंजूसी, यानी कि प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी संतुष्ट हो जाते हैं। तो हमें प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। ऐसा करने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 23 जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा सप्रसंगम व्याख्या कार्य। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो प्रसंग हम लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुषी भाग 1 के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकह से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ के रचयिता श्री पद्म शास्त्री हैं। इस पाठ के माध्यम से लोभ के दुष्परिणाम बताए गए हैं। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नया वसत। पुरा का अर्थ है पहले, कस्मिंचित् ग्रामे किसी गांव में, एका निर्धना एक निर्धन, वृद्धा और बूढ़ी, स्त्री नवसत स्त्री रहती थी। पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनर्मा मनोहरा च आसीत्। तस्याः च का अर्थ है और, तस्याः उसकी एका दुहिता एक बेटी थी, विनर्मा मनोहरा च आसीत् जो कि विनर्म और मनोहर थी। उसकी एक बेटी थी जो विनर्म और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा का अर्थ है एक बार, माता ने स्थाल्याम यानी कि थाली में तंडुलान कच्चे चावलों को निक्षिप्य रख कर पुत्री अपनी बेटी को आदिशत मैंने आदेश दिया। एक बार माँ ने थाली में कच्चे चावल रखकर अपनी बेटी को आदेश दिया। सूर्य तपे तंडुलान खगे भ्यो रक्ष। सूर्य की गर्मी में तंडुलान चावलों की रक्षा पक्षियों से करो। खगे भ्यो का अर्थ पक्षियों से, रक्ष का अर्थ रक्षा करो। माँ ने क्या आदेश दिया कि सूर्य की तपिश में चावलों की रक्षा पक्षियों से करो। किंचित कालाद अनंतरम कुछ समय के बाद एको यानी कि एक विचित्र काकः समुड्य कौवा उड़ करके तस्य समीपम आगच्छत उसके पास आ गया। उसकी माँ ने क्या आदेश दिया था उसे कि चावलों की रक्षा पक्षियों से करनी है। जैसे ही वो चावलों की रक्षा के लिए बैठती है धूप में चावल लेकर, तभी वो क्या देखती है कि कुछ समय के पश्चात एक विचित्र कौवा उड़ करके उसके पास आ गया। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो कि 29 सितंबर 2022 को आपने संस्कृत का दिया है, उसके प्रश्न पत्र को हल किया। आशा करती हूँ कि अब आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और आप अपना स्वयं मूल्यांकन करके देख सकेंगे कि आपके संस्कृत के एग्ज़ाम में कितने अंक आने वाले हैं। आपके कितने अंक आए या कितने प्रश्न आपने सही किए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।